नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम इन के साथ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन दिया है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। एक गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है वो 9 मीटर है, इसकी धारिता होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई गोलाकार चालक है, उस गोलाकार चालक की त्रिज्या अगर r होती है, गोलाकार चालक की त्रिज्या r हो, तो गोलाकार चालक की जो धारिता होती है वो c बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यह हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलाकार चालक की जो धारिता होती है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है और कितनी होती है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या r बराबर है, त्रिज्या r बराबर 9 मीटर। ठीक है, त्रिज्या r बराबर 9 मीटर है। और हम लोग जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे पुराने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁹ हो जाएगा इतना। अब धारिता अगर निकालें तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 × 10⁹ और 1/9 × 10⁹ इंटू r। रेडियस गोलाकार चालक की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी, 9 मीटर। ये हो जाएगा 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, ये c बराबर होगा 1/10⁹। अब घातांक के नियम से हम लोगों ने पढ़ा, अगर कोई संख्या हर में होती है तो जब हम इसको अंश में ले जाते हैं तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर संख्या जो होती है धनात्मक होती है, संख्या की घात धनात्मक है, तो अंश में जाने पर कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। तो ये 10⁹ है, अंश में जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, -9 मीटर। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई थी वो मीटर में थी, तो जो धारिता होगी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसके तुल्य फैरेड। तो जो 9 मीटर त्रिज्या का एक गोली चालक होगा तो उसकी जो धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻9 फैरेड। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, इसकी त्रिज्या लगभग होगी। यही सूत्र होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, c बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इस प्रश्न में धारिता दी गई है, धारिता c बराबर कितनी दी गई है, 1 माइक्रोफैरेड। धारिता का मात्रक जो होता है इनके इस प्रणाली में कह सकते हैं फैरेड होता है, ये इसका निरपेक्ष मात्रक है। तो यहाँ पर जो मात्रक है माइक्रोफैरेड है, अर्थात फैरेड के पहले पूर्व लग्न जो लगा है वो माइक्रो है। तो जब हम माइक्रो नामक पूर्व लग्न हटाते हैं तो इसके लिए हम 10⁻⁻6 लिख देते हैं, या कह सकते हैं कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6, 1 माइक्रोन जिसे हम कहते हैं। तो c बराबर 1 × 10⁻⁻6, ये फैरेड रह जाएगा। तो ये इसकी धारिता हो जाएगी। ठीक है, धारिता आपकी बात दी गई है और त्रिज्या फाइंड करनी है, सेम फार्मूला लगाएंगे, इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि 2 गोली चालक A1 तथा A2 हैं, जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, वह आवेश Q1 व Q2 हैं। चित्र के अनुसार तांबे के तार द्वारा जोड़े गए हैं, इनकी तुल्य धारिता होगी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो गोलाकार चालक होते हैं, गोलाकार चालक की धारिता c बराबर कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है, जहां r होती है गोलाकार चालक की त्रिज्या। तो यहाँ पर कहा जा रहा है
त्रिज्याएं R1 व R2 व आवेश Q1 व Q2 है। चित्र के अनुसार तांबे के तार द्वारा जोड़े गए इनकी तुल्य धारिता होगी। देखिए, जब गोलाकार चालक होता है या कोई चालक होता है, जब इनको हम तार द्वारा जोड़ देते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण होता है। आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो अधिक से कम की ओर होता है, और यह प्रक्रिया कब तक होती है? जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाए। और जैसे ही दोनों चालकों के विभव बराबर हो जाते हैं तो वैसे ही आवेशों का स्थानांतरण क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, हम लोगों की ने धारिता की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी चालक के विभव में जो होने वाली वृद्धि होती है वह उस आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात चालक का जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, चालक पर हम आवेश का अगर मान बढ़ाएंगे तो उसका विभव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो किसी चालक के विभव में होने वाली जो वृद्धि होती है वो दिए गए आवेश के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम चालक का आवेश बढ़ाएंगे उसका विभव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो हम धारिता पढ़ते हैं, धारिता C बराबर कितनी होती? Q/V। तो अभी हमने कहा कि जब हम चालक को जोड़ते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण होता है, और कब तक होता है? जब तक कि विभव बराबर ना हो जाए। तो चालक को जोड़ने पर देखिए, जोड़ेंगे तो जितना आवेश बढ़ेगा, तो जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही उसका क्या बढ़ जाएगा? विभव बढ़ जाएगा। या कह सकते हैं जितना चालक का आवेश घटेगा उतना ही उसका क्या घट जाएगा? विभव घट जाएगा। जिससे ये जो Q/V है, Q/V का मान क्या होगा? नियत होगा। अर्थात धारिता जो होगी उसकी क्या होगी? नियत होगी। तो जब हम चालकों को जोड़ते हैं, दो चालकों को जोड़ते हैं, तो दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों का स्थानांतरण होता है, और कब तक होता है? जब तक कि उनके विभव बराबर ना हो जाए, परंतु उसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चालकों की धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जोड़ने से पहले चालकों की जितनी धारिता होती है, जोड़ने के बाद भी चालक की जो धारिता होती है उतनी ही रहती है। ठीक, तो इसमें जो दिया गया है, पहले चालक की त्रिज्या कितनी है? R1। तो पहले चालक की जो धारिता हो जाएगी वो C1 बराबर हो जाएगी 4πε0R1। अगर हम दूसरे चालक की धारिता की बात करेंगे तो दूसरे चालक की त्रिज्या कितनी है? R2। तो दूसरे चालक की जो धारिता हो जाएगी वो C2 बराबर हो जाएगी 4πε0R2। जब दोनों चालकों की हम कुल धारिता अर्थात तुल्य धारिता की बात करेंगे तो जो कुल धारिता होगी वो हो जाएगी हमारी कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर C1 का मान कितना है? 4πε0R1 प्लस C2 का मान कितना है? 4πε0R2। इन दोनों में 4πε0 कॉमन ले ले तो 4πε0 कॉमन हो गया। कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो जो दूसरे गोली चालक की कुल धारिता कितनी हो जाएगी? 4πε0R1 प्लस R2। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश होगा। ठीक है, यानी दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश होगा। तो ये हमारा एक परिपथ दिया गया है। इस परिपथ में कह रहा है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश होगा। इस परिपथ का हम नामांकन करते हैं, जैसे इसको हमने मान लिया A B C D E F। ठीक, तो भुजा जो AF है इस परिपथ की, उसमें R1 बराबर 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। जो भुजा BE है इसमें एक 2.5 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। इसके साथ एक प्रतिरोध जो है R बराबर 0.05 ओम लगा है, 0.5 ओम लगा है। ठीक, इस परिपथ के ऊपर की जो भुजा है, भुजा CT, इसमें एक संधारित्र लगा है जिसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड है, और इसके साथ R बराबर एक प्रतिरोध लगा है, और ये प्रतिरोध R बराबर कितना है? 10 ओम है। R2 बराबर 10 ओम है। कह रहा है ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो देखिए, जो इस तरह के प्रश्न होते हैं तो इन प्रश्नों में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या किसी भुजा में संधारित्र और आवेश दोनों लगे हैं। अगर
किसी परिपथ की एक भुजा में संधारित्र और आवेश दोनों लगे होते हैं तो उस भुजा में दिष्ट धारा का प्रवाह नहीं होता है। भाई ये बैटरी जो धारा देती है उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं, डीसी कहते हैं। तो जब किसी परिपथ में प्रतिरोध और संधारित्र दोनों लगे होते हैं तो उस परिपथ में दिष्ट धारा का प्रवाह नहीं होता है, केवल क्षणिक भर होता है, थोड़े समय के लिए होता है। जैसे ही संधारित्र आवेशित हो जाता है तुरंत धारा का प्रवाह क्या होता है, बंद हो जाता है। तो यह जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम साम्यावस्था या अस्थायी अवस्था कहते हैं। ठीक, तो संधारित्र जब परिपथ जब अस्थायी अवस्था में होता है, अस्थायी अवस्था में कब होता है, जब परिपथ की एक भुजा में संधारित्र और प्रतिरोध दोनों लगे होते हैं तो उसमें दिष्ट धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो भुजा CD है, भुजा CD में प्रतिरोध और संधारित्र दोनों लगे हैं, इसलिए इस भुजा में ऊपर वाली भुजा में धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो हम बात किस भुजा की करेंगे, एक भुजा हमारी BE है और एक भुजा हमारी कौन सी है, AF है। तो जो भुजा BE है इसमें 2.5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो जो बैटरी का धन सिरा है वो देखा जाए तो जो प्रतिरोध R1 है उसके एक सिरे से जुड़ा है। ठीक है, प्रतिरोध R1 का जो दूसरा सिरा है वो प्रतिरोध स्मॉल r के एक सिरे से जुड़ा है, पहले से जुड़ा है, और प्रतिरोध स्मॉल R का जो दूसरा सिरा है वो बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 और स्मॉल r किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। यहाँ से पहले हम लिख देंगे चालक जो है परिपथ अस्थायी अवस्था में होने के कारण अस्थायी अवस्था में भुजा कौन सी है, हमारे CD में धारा नहीं बहेगी, में धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक, धारा नहीं प्रवाहित होगी, इसको छोड़ देंगे। यहाँ से जब हम ध्यान देंगे तो प्रतिरोध R1 और स्मॉल r किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। R1 तथा R श्रेणी क्रम में, R1 तथा श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 प्लस स्मॉल r। तो R डैश बराबर R1 का मान कितना है, 2, R डैश का मान 0.5, तो R डैश बराबर हो जाएगा 2.5 ओम। जो प्रतिरोध आ गया वो R डैश बराबर 2.5 ओम आ गया। विभवांतर दिया गया है, विभव बैटरी का विभवांतर V बराबर 2.5 वोल्ट। इसलिए धारा, प्रवाहित धारा ओम के नियम से धारा I बराबर हो जाएगी V/R। तो यहाँ प्रतिरोध कितना है, R डैश, तो I बराबर V का मान कितना है 2.5, R डैश का मान 2.5, 2.5 से 2.5 हटेगा, I बराबर कितनी आएगी, 1 एम्पियर। जो प्रवाहित धारा हो जाएगी वो I बराबर कितने एम्पियर हो जाएगी, 1 एम्पियर। तो इस परिपथ में I बराबर 1 एम्पियर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए जब यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो जो हमारा भाग भुजा AF है, हम भुजा AF का निकाल लें विभव, इसलिए भुजा AF का विभव। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाली की भी कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखा जाए R1 और R किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो होता है प्रतिरोधों का विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। जो परिणामी विभव होता है वो सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच आरोपित विभवांतरों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ से भुजा AB का विभव, वो भुजा AF का विभव निकाल लें। विभव V बराबर हो जाएगा I इंटू R1। V बराबर हो जाएगा I इंटू इसमें धारा कितनी बह रही I, और इसका प्रतिरोध कितना है R1।
तो V बराबर, जब V डैश कहते हैं तो V डैश बराबर I का मान 1, R1 का मान 2, तो V डैश बराबर कितने वोल्ट? 2 वोल्ट। तो जो भुजा AF हो जाएगी, इसका विभव कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। अब हम ऊपर वाले की भी बात करेंगे, ऊपर वाले भी भुजा की। देखिए ये बैटरी जो भुजा BF है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है BE। तो बैटरी का जो धन सिरा है, देखा जाए वो भुजा उससे C का और उससे एक सिरा संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। जब हम इसके ई सिरे की बात करेंगे तो ई सिरे के साथ देखिए एक सिरा D और सिरा F दोनों संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए जो भुजा CD और AF हैं वो BE के साथ किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जो सिरा CD और जो सिरा AF है वो भुजा BE के साथ किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। और हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव क्या होता है? बराबर होता है। तो समांतर क्रम में जब विभव बराबर होता है, अर्थात जो CD का विभव होगा वो AF के विभव के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम कहेंगे जो भुजा CD है वो AF के साथ समांतर क्रम में जुड़ी है और समांतर क्रम में विभव बराबर होता है, इसलिए भुजा CD का विभव बराबर भुजा AF का विभव। इसलिए CD का विभव कितना आ जाएगा? CD का जो विभव होगा वो हो जाएगा V बराबर 2 वोल्ट। CD का भी विभव कितना आ जाएगा? V बराबर 2 वोल्ट। इसलिए और जो भुजा CD है इसमें क्या लगा है? संधारित्र, इसलिए संधारित्र में संचित आवेश। जब हम संधारित्र में संचित आवेश की बात करेंगे तो आवेश क्यों बराबर कितना होता है? CV, है ना? क्यों बराबर CV। तो क्यों बराबर C का मान कितना है? 4 माइक्रोफैरेड और V का मान कितना है? 2। तो 4 दूनी 8। क्यों बराबर कितना आएगा? 8 माइक्रो। ठीक, और आवेश का मात्रक कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम। तो संधारित्र में जो संचित आवेश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। इस टाइप का जो प्रश्न है वो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 60 माइक्रोफैरेड प्रश्न दिया गया है कि 60 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर, ठीक, 60 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। यहाँ से प्रत्येक प्लेट का तात्पर्य क्या है कि हम जानते हैं कि संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। एक प्लेट पर धन आवेश होता है तो दूसरी प्लेट पर उसी परिमाण का ऋण आवेश होता है। लेकिन अगर हम संधारित्र के नेट आवेश, कुल आवेश की बात करते हैं तो टोटल कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है 60 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी, संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो किया गया कार्य होता है वही किया गया कार्य क्या कहलाता है? संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो देखिए संधारित्र की धारिता दी गई है C बराबर 60 माइक्रोफैरेड। अभी हमने बताया कि जब माइक्रो नामक हम पूर्वलग्न हटाते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं 10⁻⁻6 फैरेड। जो धारिता हो जाएगी वो C बराबर हो जाएगी 60 × 10⁻⁻6 फैरेड। प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश दिया गया है वो क्यों बराबर कितना है? 3 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर क्यों बराबर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। कह रहा संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। तो जो हम संधारित्र में संचित ऊर्जा का हम फार्मूला पढ़ते हैं तो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा U बराबर होती है 1/2 CV² तथा U बराबर होती है 1/2 Q²/C। ठीक, देखिए ये जो दिया गया है ये U बराबर 1/2 CV², ये
धारिता और विभव के पदों में है। धारिता और विभव, अगर आपको संधारित्र की धारिता पता हो और विभव पता हो तो U बराबर होता है हाफ CV²। अगर यहीं से अगर आपको विभव ना पता हो, आवेश पता हो, तो हम जानते हैं V बराबर हो जाता है Q/C। भाई C बराबर Q/V होता है, तो वहां से V बराबर Q/C। यहाँ से V के स्थान पर Q/C रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 Q²/C। तो हम यहीं से निकालेंगे संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C से। तो U बराबर 1/2 क्यों का मान कितना है 3 × 10⁻⁸। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटे C का मान कितना है, देखो ये 60 × 10⁻⁶ है। तो यहाँ पर दशमलव लगा है, इस दशमलव को हम बाईं ओर खिसकाएं। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम दशमलव को बाईं ओर खिसकाते हैं तो जो संख्या लिखी होती है उसमें जो 10 की घात होती है उसमें हम एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ प्लस 1। तो -6 और +1 कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁵। ठीक, तो धारिता कितनी है 6 × 10⁻⁵। U बराबर ये हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ से ध्यान देना ये होल स्क्वायर लगा है, इसके अंदर एक ही पद है, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो स्क्वायर आएगा पहले 3 पर आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पर 10 की घात -8, 10 के ऊपर -8 पहले से है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो दोहरी घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। -8 का गुणा 2 से होगा, ये कितना हो जाएगा 10 की घात -16 बटे ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁵। इसको काट दो, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। ये हो जाएगा U बराबर 3, और देखिए घातांक के नियम से 10 की घात -5 हर में है, अंश में जाएगी प्लस हो जाएगी। ये 10 की घात -16 × 10 की घात +5 बटे 4। ठीक, U बराबर इस 5 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 की घात 4। ठीक, तो 10 का गुणा 3 से होगा, ये 30 हो जाएगा। ये होगा 10 की घात -16 × 10 की घात 4 बटे 4। इसको काट दें, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। U बराबर 7.5 गुणे -16 से 4 घटेगा 10 की घात -12 जूल। तो जो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U बराबर हो जाएगी 7.5 × 10 की घात -12 जूल। अगला क्वेश्चन दिया गया है सी की 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। कैसे लगाएंगे, U बराबर हाफ CV² से, जहाँ C धारिता है और V क्या है, विभव है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। इसकी प्लेटों के बीच के परावैद्युता का माध्यम प्रवेश कराने पर संचित ऊर्जा होगी। ठीक, ये प्रश्न जो है 2016 के बोर्ड एग्जाम में आया था कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। इसकी प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम प्रवेश कराने पर संचित ऊर्जा जो होगी U कितनी हो जाएगी। ठीक, तो इसमें हम आपसे कुछ एक टॉपिक की जो है एक टॉपिक डिस्कशन करते हैं कि जैसे हमारा एक वायु संधारित्र है, ये हमारा वायु संधारित्र हो गया, एक वायु संधारित्र हो गया। वायु संधारित्र की धारिता हमने मान ली C है, आवेश Q है, संचित ऊर्जा U है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक, या धारिता C, आवेश Q, विभव U, संचित ऊर्जा U, इसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इसकी प्लेटों के मध्य लगने वाला बल F। इनको नाट में मान लें कि वायु संधारित्र का धारिता C0, आवेश Q0, विभव V0,
संचित ऊर्जा U नॉट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट और वैद्युत बल कितना है F नॉट है। अगर इसमें वायु संधारित्र में हम क्या करें, वायु संधारित्र में हम के परावैद्युतांक की पट्टी रख दें, के परावैद्युतांक की पट्टी रख दें, पट्टी रख दें। तो देखिए अगर हम यहां से क्या करते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की पट्टी रख देते हैं, तो के परावैद्युतांक की पट्टी रखने पर केवल दो चीजें नियत रहेंगी, केवल दो राशियां जो है नियत रहेंगी। एक विभव नियत रहेगा, नियत अर्थात वायु संधारित्र का विभव कितना था V नॉट, तो इसका भी विभव कितना रहेगा V नॉट रहेगा। ठीक, जब विभव नियत रहेगा तो इसके साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नियत रहेगी, E नॉट भी आपकी क्या होगी, नियत रहेगी। अगर हम के परावैद्युतांक की पट्टी रख दें तो बाकी यहां पर जो C नॉट है ये प्रारंभिक का कितने गुना हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। आवेश जो होगा वो प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। संचित ऊर्जा भी प्रारंभिक की कितने गुने हो जाएगी, K गुनी हो जाएगी। इनकी प्लेटों के बीच लगने वाला बल भी जो होगा वो प्रारंभिक का कितने गुना हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। लेकिन ये कब क्या हो, जो संधारित्र हो इसमें बैटरी भी जुड़ी हो, क्या जुड़ी हो, बैटरी जुड़ी हो, तब की बात है। ठीक, बैटरी जुड़ी हो तब की बात है। अगर हम के परावैद्युतांक की पट्टी रखें और संधारित्र किससे जुड़ा हो, बैटरी से जुड़ा हो, तो उसकी जो धारिता होगी प्रारंभिक की K गुनी, संचित आवेश प्रारंभिक का K गुना, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा प्रारंभिक की K गुनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र नियत रहेगा और लगने वाला जो बल होगा वो भी प्रारंभिक का कितने गुना होगा, K गुना होगा। लेकिन अगर बैटरी हटा दें, ठीक है, बैटरी क्या करें, हटा दें, जो बैटरी जुड़ी थी उस बैटरी को हटा दें, बैटरी हटा देने पर जो संधारित्र था, संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने के परावैद्युतांक की वस्तु रखी, लेकिन बैटरी को क्या किया, हटा दिया। तो देखिए क्या होगा, जो धारिता पहले जितनी थी K गुनी, तो धारिता तो K गुनी ही रहेगी। लेकिन इस परिस्थिति में हम के परावैद्युतांक की वस्तु रखें और बैटरी को हटा दें, तो जो आवेश होगा वो नियत रहेगा। आवेश नियत अर्थात वायु संधारित्र का जितना आवेश था कितना, Q नॉट, तो Q नॉट रहेगा। ठीक है, धारिता K गुनी रहेगी और जो आवेश होगा वो क्या होगा, वायु संधारित्र के आवेश के बराबर होगा, कब, बैटरी हटा देने पर। लेकिन बाकी जो चार राशियां हैं, जो वैद्युत विभव होगा वो वायु संधारित्र का 1/K हो जाएगा, वायु संधारित्र का 1/K हो जाएगा। जो संचित ऊर्जा होगी वो वायु संधारित्र की 1/K हो जाएगी। ठीक, जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वायु संधारित्र की 1/K हो जाएगी। जो बल होगा वो वायु संधारित्र का 1/K। ये बात आपको याद रखनी है कि जो वायु संधारित्र था, जिसे हमने वायु संधारित्र में की धारिता मान ली C नॉट, आवेश Q नॉट, विभव V नॉट, संचित ऊर्जा U नॉट, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट और बल कितना है, F नॉट है। अगर ये संधारित्र बैटरी से जुड़ा और इसके मध्य हमने के परावैद्युतांक की प्लेट रख दी है, तो के परावैद्युतांक की प्लेट रखने पर जो धारिता होगी प्रारंभिक की K गुना हो जाएगी, संधारित्र का जो आवेश होगा वो प्रारंभिक का K गुना हो जाएगा, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात वो वायु संधारित्र के विभव के बराबर होगा। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होगी वायु संधारित्र की K गुनी हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात ये भी नियत रहेगा और संधारित्र की प्लेटों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो भी प्रारंभिक का कितने गुना हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। लेकिन अगली बात कही जा रही है कि अगर हम बैटरी को क्या करें, हटा दें, तो बैटरी को हटा दें और के परावैद्युतांक की वस्तु रखें, उसके बाद बैटरी को क्या करें, हटा दें, तो इस कंडीशन में धारिता K गुनी हो जाएगी। जो आवेश होगा वो वायु संधारित्र के आवेश के बराबर अर्थात नियत होगा। जो विभव होगा वो वायु संधारित्र का 1/K हो जाएगा।
जो संचित ऊर्जा होगी वो वायु संधारित्र की 1/k हो जाएगी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वायु संधारित्र की 1/k हो जाएगी, और जो बल होगा वो वायु संधारित्र के 1/k हो जाएगा, जहाँ k माध्यम का परावैद्युता। तो प्रश्न कह रहा है पहला 7वां क्वेश्चन कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है, इसकी प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम प्रवेश कराने पर संचित ऊर्जा U होगी। अब यहाँ से बैटरी हटाने की बात तो हो नहीं रही है। अगर हटाने की बात नहीं हो रही है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि इसका मतलब इसमें बैटरी जुड़ी थी। तो बैटरी अगर हटाई जाएगी तो क्वेश्चन में स्पष्ट कहेगा कि बैटरी को हटा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब बैटरी क्या है, जुड़ी है। तो इस कंडीशन में जो संचित ऊर्जा होगी वो वायु संधारित्र के कितने गुना हो जाएगी, k गुना हो जाएगी। इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, इसके बीच के परावैद्युतांक की पट्टी प्रवेश कराने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात एक जो आवेशित संधारित्र था वो वायु से जुड़ा था, कहा गया इसके बीच अगर हम के परावैद्युतांक की पट्टी रख देते हैं तो के परावैद्युतांक की पट्टी रखने पर इसमें से क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या रहेगा, देखिए अभी हमने लिखा था कि अगर हम के परावैद्युतांक की पट्टी रख देते हैं तो इनमें से क्या जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहता है, विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये वायु संधारित्र की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है। तो इसमें क्या दिया गया है, विभव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। वायु संधारित्र की जो धारिता है वो C0 बराबर कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड है। इसकी प्लेटों के बीच k बराबर 8 परावैद्युतांक वाली वस्तु रखने पर धारिता होगी। जब हम इसकी प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की वस्तु रख देंगे तो ये वायु संधारित्र ना होकर परावैद्युत संधारित्र हो जाएगा, और परावैद्युत संधारित्र की जो धारिता होती है वो वायु संधारित्र की धारिता के कितने गुनी होती, k गुनी होती है, जहाँ k होता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो C बराबर k का मान कितना दिया है, 8, और C0 का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरेड, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा, 16 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर, निम्नलिखित चित्र में A व B के बीच की तुल्य धारिता होगी, ठीक। तो जब ऐसे डायग्राम बने होते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हम पहले समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की पहचान करते हैं। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। अगर आप यहाँ प्रयास करेंगे समझाने का, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसे पिछले वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें जो है समांतर और श्रेणी क्रम में आपको बताया गया है, के बारे में बताया गया है। इसमें जैसे दिया गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ से कह रहा है A और B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे A से B के बीच तुल्य धारिता कह रहा है, तो A से हम थोड़ी दूर तक आए, यहाँ तक कोई संधारित्र नहीं लगा है, तो हम सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने में जहां पर ज्यादा संधारित्र या ज्यादा संधारित्र लगे होते, सबसे पहले उसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ी समय के लिए हम जो ये A था इसको यहाँ पर मान लें, ठीक। तो अगर हम आपसे कहें कि A से B तक जाने के कितने मार्ग हैं, B को थोड़ी देर के लिए यहाँ से कोई चलो मान लेते हैं E, भाई यहाँ से हमने A को यहाँ उठाया, कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने E माना है। B क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर E मान लिया। तो जैसे हम आपसे कहें A से E के पास जाना है, तो A से E के पास जाने के कितने रास्ते हैं, तो आप कह सकते हो सीधे कि A से E तक जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ऊपर से होकर जाता है और एक रास्ता जो है नीचे से होकर जाता है, ठीक। एक रास्ता ऊपर से होकर जाता है और एक रास्ता नीचे से होकर जाता है, ठीक। ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया।
तो यहां से ध्यान देना, हम सबसे पहले कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, तो जिसमें एक, दो या दो से अधिक संधारित्र लगे हो तो सबसे पहले हम उस रास्ते से जाएंगे। लेकिन यहां से जब हम ए से ई के पास जा रहे हैं तो देख रहे हैं दोनों में एक ही एक संधारित्र लगे हैं। ठीक, जब दोनों में एक ही एक संधारित्र लगे हैं तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे साथ में। देखिए अब जैसे ये बिंदु ए है और ये आपका बिंदु ई है, तो यहाँ से ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट दोनों संयुक्त रूप से ए से जुड़े हैं। दोनों संयुक्त रूप से किससे जुड़े हैं, ए से। और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट दोनों संयुक्त रूप से किससे जुड़े हैं, ई से जुड़े हैं। तो ये जो क्रम होता है, ये क्रम हमारा कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। समांतर क्रम क्या होता है, जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेट संयुक्त रूप से परिपथ के एक सिरे से और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट संयुक्त रूप से परिपथ के दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं, तो संधारित्रों का जो यह संयोजन होता है, यही संयोजन हमारा कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम। तो इसको जैसे हमने C1 माना, इसको हमने C2 माना, इसको माना C3, तो C1 C2 C1 तथा C2 किस क्रम में हो जाएंगे, C2 समांतर क्रम में हो जाएंगे। C1 और C2 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनकी तुल्य धारिता जो होगी, तुल्य मतलब कुल धारिता C डैश बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2। ये समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। चाहे जितने भी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 डॉट डॉट होती है। ठीक, तो यहाँ से C डैश बराबर हो जाएगा C1 का मान 1 माइक्रोफैरेड, C2 का मान 2 माइक्रोफैरेड, तो 1 और 2 कितने माइक्रोफैरेड हो जाएंगे, 3 माइक्रोफैरेड। इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये दोनों जो थे आपस में कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से कर लिए, दोनों आपस में मिल गए। तो जब दोनों आपस में मिले तो दोनों आपस में मिलने के पश्चात C1 और C2 कन्वर्ट हो गए C डैश में, तो C डैश की जो तुल्य धारिता आई वो कितनी आई, 3 माइक्रोफैरेड आई। ठीक, यही जो फिगर था ये फिगर अब इस स्थिति में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप ए और बी के बीच की तुल्य धारिता आसानी के साथ निकाल सकते हो। देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो पहला जो परिपथ है, परिपथ का पहला सिरा संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा है, संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो परिपथ के दूसरे सिरे से जुड़ी है। तो ये जो क्रम होता है, ये क्रम हमारा कौन सा क्रम कहलाता है, श्रेणी क्रम। कि अगर पहले संधारित्र का पहला सिरा वैद्युत संयंत्र के पहले सिरे से, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से, तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा चौथे संधारित्र के पहले सिरे से एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं तथा अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा वैद्युत संयंत्र से जुड़ा होता है, तो यह क्रम कौन सा क्रम कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। तो यहाँ से C डैश तथा C3 किस क्रम में होंगे, C3 श्रेणी क्रम में ऐड होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए क्या होगा, तुल्य धारिता जो होगी वो हो जाएगी 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C3। तो 1/C बराबर 1/C डैश के स्थान पर 3 प्लस C3 के स्थान पर 3, इनके हर बराबर हो गए। 1/C बराबर 1 प्लस 1/3 1 1 2 2/3 1/C बराबर 2/3, तो C का मान कितना आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 3/2। तो C का मान कितना आएगा, 3/2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ए बी 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड। ठीक, इसको C1 कह दें, इसको C2 कह दें, इसको C3 कह दें।
कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बताइए। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले वाला सॉल्व किया है। ए यहाँ बीच में कोई संधारित्र नहीं, ए को यहाँ मान ले, यहाँ बीच में कोई संधारित्र नहीं, बी को यहाँ मान ले, मान सकते हैं। ठीक, अब देखा जाए हम कहें आपसे कि ए से बी तक अगर हमें जाना है तो ए से बी तक जाने के कितने मार्ग हैं? आप कहेंगे फिगर को देखकर ए से बी तक जाने की दो मार्ग हैं, एक ऊपर से हम जा सकते हैं और एक नीचे से जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा मार्ग सिलेक्ट करते हैं जिसमें एक या एक दो या दो से अधिक संधारित्र लगे होते हैं। पहले हम उस रास्ते से जाएंगे। तो ऊपर वाले रास्ते में कितने संधारित्र लगे हैं? दो। तो पहले हम ऊपर वाले में जाएंगे, अभी नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक, तो देखा जाए, हमने कहा नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखा जाए तो यहाँ से जो ए वाला सिरा है, ए का सिरा आया, वो पहले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा है, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे की पहली से जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो बी से जुड़ी है। तो ए और बी जो है यहाँ से C1 और C2 किस क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में होंगे। अगर C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य धारिता 1/C डैश बराबर कितनी हो जाएगी? 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2। हल कर लो, 1 1 2। 1/C डैश बराबर 2/2, 2 1 कम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई C डैश का मान कितना आया? 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर C1 और C2 की तुल्य धारिता कितनी आई? 1 माइक्रोफैरड। इसको रिप्लेस कर देंगे, ये बन गया C1 और C2 कॉम्प्रोमाइज किया आपस में और बन गए C डैश 1 माइक्रोफैरड। अब देखा जाए हम आपसे कहें A से B तक जाने के कितने मार्ग? 2 मार्ग, ऊपर भी एक संधारित्र, नीचे भी एक संधारित्र। ठीक, तो देखा जाए C डैश और C3 का जो पहला सिरा है वो संयुक्त रूप से सिरे किससे जुड़ा है? A से जुड़ा है। C डैश और C3 का जो दूसरा सिरा है वो संयुक्त रूप से किस सिरे से जुड़ा है? B सिरे से जुड़ा है। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। यहाँ से C डैश तथा C3 समांतर क्रम में। ठीक, C डैश और C3 समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C बराबर C डैश प्लस C3। तो C बराबर C डैश का मान कितना है? 1 C3 का 3 3 1 4। तो C बराबर कितने माइक्रोफैरड? 4 माइक्रोफैरड। इसकी तुल्य धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हम आपको बता रहे हैं जैसे ये P और Q है, तो थोड़ी देर के लिए P को हम यहाँ मान लें, थोड़ी देर के लिए Q को यहाँ मान लें। तो अगर हम आपसे कहें P से Q तक जाने के कितने मार्ग, तो आप फिर कहोगे 2। एक ऊपर से जा सकते हैं, एक नीचे से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? जिसमें 2 या 2 से अधिक संधारित्र लगे हों। तो कौन सा मार्ग पहले सिलेक्ट करेंगे? ऊपर वाला। तो हम नीचे वाले को थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे। ठीक, तो देखा जाए जो P है, P का पहला सिरा पहले संधारित्र की पहली प्लेट से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट इसके किस सिरे से जुड़ी है? क्यों सिरे से जुड़ी है। तो ये तीनों किस क्रम में आएंगे? श्रेणी क्रम में आएंगे। श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता आप इस फार्मूले से निकालेंगे, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जो आएंगे इस तीनों की तुल्य धारिता, ये तीनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तीनों को मिटा के एक संधारित्र बना देना। फिर जो दोनों आएंगे वो किस क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आप तुल्य धारिता इसकी फाइंड कर लेना। तो ये आपके का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे। इन वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।